अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, क्या हालचाल, क्या हाल है एंड वेलकम टू मी। मौसम अच्छा है और मौसम कहाँ अच्छा है ना, स्पेसिफाई कीजिएगा क्योंकि जहाँ से मैं आ रही हूँ वहाँ मौसम अस्तगफिरुल्लाह मौसम है। ये लाहौर से आ रही है, इतना गर्म है। देखिए, देयर इज अ डिस्क्लेमर, जब मैं इधर बैठी होती थी पिछले 2-4 हफ्तों से, क्या बारिशें हो रही थी लाहौर में और धुला धुला और खूबसूरत लगता था पूरा ही पंजाब बेसिकली, तो हमने कहा जी हम भी चले जाएं, हम भी ज़रा मौसम एंजॉय करें। तो धुला हुआ और खूबसूरत तो लग रहा है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन जो गर्मी है, जो ह्यूमिड है, मतलब आप यू आर ऑलमोस्ट ऑलवेज स्वेटिंग, यू आर इन अ स्टेट ऑफ स्वेट। अच्छा, कराची में भी आपको पता है कराची जुमेरात और जुमे को शदीद हब्स की सी कैफियत थी, क्योंकि उसके बाद फिर बारिश का सिलसिला जो शुरू हुआ हफ्ता एंड देन इतवार, मतलब कुछ इलाकों में हुई, कुछ इलाकों में नहीं हुई, जहां हुई वहां पे भी ऐसा सच खुल के बारिश नहीं हुई। जैसे हमारी तरफ बैरिया टाउन में रात भर बारिश होती रही है हफ्ते को। हाँ, सुना है कि कराची से बाहर बारिश हुई है, लेकिन मतलब शहर के अंदर बारिश नहीं हुई, बाहर बारिश हुई है। क्योंकि मैंने भी काफ़ी लोगों से पूछा आके कि भाई बारिश कहाँ हुई थी, बिकॉज फोरकास्ट तो था, सो अपेरेंटली इट वाज ऑन द आउटस्कर्ट्स of the city. Yeah, so you're on the outskirts of the city. हम मज़ाफ़ाती इलाकों में ज़रूर हैं, लेकिन लगते आप लोग मज़ाफ़ाती हैं। Whatever it is, you got the rain, we didn't get the rain, but however we are okay in Karachi. Honestly, अगर मौसम इस तरह देखा जाए, बारिश चलो उस तरह नहीं हो रही जिस तरह बाकी मुल्क में हो रही होगी, but still we have a better deal because serious किस्म की गर्मी है। हाँ, जहाँ से मैं होके आ रही हूँ, पंजाब में पर्टिकुलरली आपको पता है ये हब्स का मौसम होता है, लेकिन यहाँ पे कराची में मौसम बेहतरी है। साथ ही साथ ये वो सीजन भी शुरू हो गया है जहां हम अगस्त की, आपको पता है, पहले ही तैयारियों की बात कर चुके हैं और अब महीने का आगाज हो चुका है जश्न आज़ादी के, यौम आज़ादी के, स्कूल रीओपनिंग के महीने का भी आगाज हो चुका है। तो मुझे तो ये ग्रीन 14 को पहनना था, आज क्यों पहन लिया? और इन दिनों उरूज पर होती हैं स्कूल खुलने की तैयारियां, चाहे वो यूनिफॉर्म रिप्लेसमेंट्स हों, चाहे वो किताबें कॉपियां का आना हो, या फिर और बच्चों का जो साजो सामान चाहिए होता है, बच्चों की जो फरमाइशें अलग से चल रही होती हैं, वो तो चल ही रहा होता है इन दिनों, वो इन दिनों सिलसिला चल रहा होता है। some schools are open, some are going to open, and now we are back. मतलब सड़कों पे जो रश है ना, उसको आप जरा एक्सपेक्ट करें दोबारा। अच्छा जी, what are we talking about? आप मुझे बता दें। अगर आप मुझे दे देंगी तो फिर I can tell you what are we talking about। लेकिन आज़ाद जम्मू कश्मीर में इंतखाबात का दूसरा मरहला हुआ है और बताएंगे आपको कि कानून साज असम्बली के दूसरे मरहले के इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून ने ये मैदान भी मार लिया है और गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक मुस्लिम लीग नून 13 जबकि पीपल्स पार्टी 5 हलकों पे कामयाब हुई है। सो पहले मरहले में जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था, दूसरे मरहले या दूसरे में भी उन्हें नाकामी का सामना आया। अच्छा, मुहाजिरीन की 12 में से 10 नशिस्तें जो हैं वो नून लीग ने जीत ली हैं और 2 पीपल्स पार्टी कामयाब करार पाई है 2 पे। तो आउट ऑफ 12, 10 आर विद नून, 2 आर विद पीपल्स पार्टी। मुजफ्फराबाद की 9 में से 3 नशिस्तें जो हैं वो नून लीग के नाम रही हैं और 3 पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। LA 31 पर नून लीग के साकिब मजीद राजा को बरतरी हासिल हुई है और पीपल्स पार्टी रहनुमा और सदर आज़ाद कश्मीर चौधरी लतीफ़ अकबर का दूसरा नंबर रहा है। ख़राब मौसम की वजह से आपको बता दें कि LA 27 में तमाम पोलिंग स्टेशंस और LA 28 के 57 पोलिंग स्टेशंस पर पोलिंग मुलतवी कर दी गई थी और कुछ का तो टाइम थोड़ा सा 1 घंटा एक्सटेंड भी किया गया था बिकॉज नेचुरली वहाँ रोड्स वगैरह इतनी लैंडस्लाइड्स हो गई थी कि लोग भी नहीं पहुंच सकते थे, पोलिंग स्टाफ भी नहीं पहुंच सकता था। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के दूसरे मरहले में नून लीग की बरतरी पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने बयान में कहा कि कोई और नहीं बस शेर। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के दूसरे मरहले में धांधली का शोर कम होने के बजाय बढ़ने लगा है। ख़ासतौर पर पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग धांधली के जरिए वोटिंग के अमल पर असरअंदाज होने के इल्ज़ामात लगा रही है, पहले भी लगा रही थी। देखना यह था कि दूसरे मरहले के बाद इसमें कुछ कमी आती है या बढ़ता है, अपैरेंटली बढ़ ही रहा है। पीपल्स पार्टी के कई सीनियर रहनुमाओं ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज़ाद कश्मीर इलेक्शन पर शदीद एतराज़ात किए। उनका कहना था कि गोली लाठी ज़ोर ज़बरदस्ती से मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के अवाम के वोट पर डाका मार रही है। अच्छा जी, और ये अल्ट्रा फॉर्म 47 वाला इलेक्शन नजर आ रहा है जी। पहले फॉर्म अच्छा वही मैं कहूँ ये कोई नई चीज हो गई है। पहले फॉर्म 47 के ताने आपको पता है आजकल जरा जोरों शोर से दिए जा रहे हैं मौजूदा तो वो अल्ट्रा में तब्दील हो गए हैं, लेकिन क्या है उनका एग्जैक्टली कहना है ये जरा सुन रहे हैं।
मैं समझता हूँ कौन सा हरबा है जो आपने इस्तेमाल नहीं किया। ये आपका सारा प्रोसेस जो था इस पर हमें शदीद एतराज़ात, और मैं समझता हूँ कि ये किसी तौर पर भी साफ, शफाफ और गैर जानबदाराना इंतखाब के जुमरे में नहीं आ। ये ज्यादती की आपने, जबरदस्ती की आपने। ये जो मैंडेट आप लेने जा रहे हैं वो जबरदस्ती का है, वो जाली होगा। पहले तो अमला ही को 12 बजे पहुंचा, आधे पोलिंग स्टेशनों पे अमला कोई 11 बजे कोई 12 बजे पहुंचा, और फिर 2-3 पोलिंग स्टेशन जिनका फौरी तौर पे हमने इलेक्शन कमीशन को भी लिखा, बाकियों को भी बताया कि वहां पे अमले को उठा के मुस्लिम लीग के कारकुन अपने घरों में ले गए, ठप्पे लगाए, और फिर उसके बाद सदर रियासत पे हमला, और अब हमारा कारकुन शहीद। भाई 99%, 95%, 93% वोट कहीं नहीं पड़ता। इलॉजिकल बात है। डिपेंड करता है वहां के इलेक्शन कमीशन को कि वो साबित करें कि ये इलेक्शन फ्री एंड फेयर है। नीलम वैली में मजबूत हल्के हैं, वहां आपका स्टाफ ना पहुंचाना। जो भी मजबूत हल्के हैं पीपल्स पार्टी के, क्या सिर्फ वहां ही मौसम खराब होना है? क्या जहां पीपल्स पार्टी के मजबूत हल्के हैं वहां ही पोलिंग स्टाफ के लिए मुश्किलात हैं ले जानी? अब मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने धांधली के इल्जाम मुस्तरद कर दिए हैं। लीगी रहनुमाओं का कहना है कि आज़ाद कश्मीर के अवाम ने नून लीग के हक में वोट दिया है। सियासी मुखालिफिन वाज़ेह शिकस्त देख कर धांधली के इल्जाम लगा रहे हैं। वज़ीर आज़म की मुशीर राना सनाउल्लाह ने सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले पीपल्स पार्टी के MNAs पर इल्ज़ाम लगाया कि वो सिंध पुलिस के साथ पोलिंग स्टेशनों में इलेक्शन पर असरअंदाज होने की कोशिश करते रहे और उनके गनमैनों ने फायरिंग की। जमहूरी जमात उन्होंने सुबह 10:30 बजे से ये काम शुरू किया और ये कहना शुरू कर दिया कि जी धांधली हो रही है। ये आज़ाद कश्मीर की तारीख़ में जो है वो पुरअमन तरीन और वायलेंस फ्री जो है वो ये मरहला जो है वो इलेक्शन का हुआ है। सलाहुद्दीन जनेजो ये MNA है और ये जो है ये सिंध पुलिस इनके साथ थी, मुसल्ला वो कमांडो दस्ते थे इनके साथ। ये इस इलाके में गए हैं मुस्तफाबाद और दो तीन जगह पे जाके लोगों ने इनको रजिस्ट किया। जब रजिस्ट किया है तो इनके गन मैनों ने फायर किया। हुकूमत आपकी, आपका सदर, आपका वज़ीर आज़म, आपका कैबिनेट और नीचे सारे वही पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन सारे आपके लगाए हुए, तो फिर वही से हमारे लोग किधर से आए कि उन्होंने धांधली की। ये शहबाज शरीफ की मेहनत है जो 2.5 साल वफाक में शहबाज शरीफ ने कारकर्दगी दिखाई है, जो मरियम नवाज शरीफ ने कारकर्दगी दिखाई है, जो मोहम्मद नवाज शरीफ ने आज़ाद कश्मीर में काम किया है। वोट किसको देगी अवाम? वोट इल्ज़ाम लगाने को तो नहीं देगी। आप रोएंगे तो आपको वोट पड़ जाएंगे। अच्छा जी, तुम लोग तेज जुमलों का तबादला हो रहा है और इससे पहले जब दूसरे मरहले से पहले जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने अपने कारकुनों से खिताब किया था तो उन्होंने कहा था कि अगर इस तरह का हमें तासुर मिला, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले भी धांधली का इल्ज़ाम लगा रही है मुस्लिम लीग नून पे, तो वफाकी हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। मतलब दैट्स अ स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट। इसके बारे में हम बात ज़रूर करेंगे। शर्मिला फारूकी साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, रहनुमा पीपल्स पार्टी हैं। वी हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस फॉर यू शर्मिला। कश्मीर के इलेक्शन के बारे में हम बात कर रहे हैं। 2 मरहले जो हैं वो पूरे हो गए हैं। शर्मिला फारूकी साहिबा हमारे साथ हैं, रहनुमा पीपल्स पार्टी हैं। शर्मिला, क्या हाल है आपका? गुड मॉर्निंग। शर्मिला, 2 मरहले हो गए, कुछ सीटें आप लोग जीत गए, कुछ नून लीग जीत गए। व्हाट्स द प्रॉब्लम हियर? व्हाट्स द हिच? Good morning, Huma, and very good morning to you, Abdullah, and to your viewers. देखिए हुमा, अनफॉर्चुनेटली जो तहफ़्फ़ुज़ात रिगिंग के हवाले से हमने मीरपुर डिवीज़न के अंदर PMLN को बताए थे और मीडिया के सामने भी रखे, इलेक्शन कमीशन के सामने भी रखे, उससे बढ़ चढ़ कर, उससे बदतर रिगिंग जो है कल के इलेक्शंस में मुजफ्फराबाद डिवीज़न के अंदर हुई है। अच्छा, मीडिया की आंख से तो कुछ नहीं छुप सकता ना। अगर आप देखें कि जो वीडियो फुटेजेस सामने आ रही हैं जिसमें ठप्पे लगाए जा रहे हैं, जिसमें पोलिंग स्टाफ नहीं पहुंचा उन हलकों में जो पीपल्स पार्टी का स्ट्रॉन्ग होल्ड था, वहाँ पर बैलेट पेपर्स नहीं पहुँचे, वहाँ पर मौसम की ख़राबी को बहाना बनाया गया। फिर जिस तरीके से हमारे कारकुनान को मारपीट करके पोलिंग एजेंट्स को पोलिंग स्टेशन से बाहर निकाला गया। कुछ हलकों में तो ऐसा भी हुआ कि 5:01 पर रिजल्ट्स बता दिए गए और वहाँ पर 99% पोलिंग दिखाई गई और 99% में हर एक वोट जो है वो PMLN को पड़ा है। इसी तरीके से आप देखिए कि हमारे कारकुन को शहीद किया गया। बहुत
हमारे वन ऑफ आवर वेटरन्स इन आज़ाद कश्मीर। उसके बाद हमारे जो चौधरी लतीफ़ साहब थे उनके ऊपर फायरिंग की गई। देखिए ये चीज़ें डरा धमका के एक खौफ हरास का माहौल पैदा करके और भरपूर तरीके से रिगिंग करके अगर आप ये दिखाना चाहते हैं कि आपको मैंडेट मिल गया है, तो ये जब आप हुकूमत बनाएंगे तो आवाम के अंदर मजीद बेचैनी और इश्तियाल पैदा होगा। दिस विल नॉट सर्व द पीपल ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर। शर्मिला साहबा, इन्हीं रिजर्वेशंस का इजहार आपके पार्टी चेयरमैन भी करते रहे हैं। ये बताइएगा, PMLN का इस पे मुसलसल ये मौक़िफ़ रहा है कि चूँकि इंटरिम गवर्नमेंट नहीं बनती और जो मौजूदा मिनिस्टर्स होते हैं, वज़ीर आज़म होते हैं, ये इलेक्शन कैंपेन ना सिर्फ कर रहे होते हैं बल्कि ख़ुद इलेक्शन लड़ भी रहे होते हैं, तो इंतज़ामिया भी उन्हीं की लगाई हुई होती है। अब हुकूमत तो आपकी थी, पीपल्स पार्टी की थी। जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, उसके मिनिस्टर हैं, उसके वज़ीर आज़म हैं, उसकी इंतज़ामिया हैं, तो व्हाट सेंस डज इट मेक के PMLN रिगिंग करा रही है? ये PMLN का शुरू से जब आप ये कह रहे हैं कि वो रिगिंग कर रहे हैं, ये मौक़िफ़ रहा है। अब्दुल्ला, आपकी बातों से तो ऐसा लगता है कि अगर कोई मौजूदा सेटअप होता है तो वो भरपूर तरीके से फिर वो रिगिंग कराता है। इस तरह नहीं होता है। और जहाँ तक इंटरिम गवर्नमेंट का ताल्लुक है, तो इंटरिम गवर्नमेंट के होते हुए कौन से फ्री एंड फेयर इलेक्शंस पाकिस्तान में हो गए? क्या हम पाकिस्तान में कोई भी इलेक्शन कह सकते हैं कि वो 100% साफ और शफाफ हुआ? वो नहीं कह सकते ना। और यहाँ पर तो जो हालात AJK के रहे हैं और जिस चैलेंज के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर इलेक्शन लड़ा है, जहाँ पर ग्रीन बसें आ रही हैं वो पहुँचाई जा रही हैं, जहाँ पर फेडरल मिनिस्टर्स बैठे हुए हैं वो खुद कैंपेन कर रहे हैं, जहाँ पर चेयरमैन NHA बैठे हुए हैं, वहाँ पर NHA के जो चेयरमैन जो मिनिस्टर हैं वो मोटरवेज अनाउंस कर रहे हैं, तमाम प्री पोल रिगिंग में आता है। इसी तरीके से पोलिंग डे के हवाले से देखें, हमें तो उस वक़्त ही बहुत बड़ा शक था और बहुत बड़े तहफ़्फ़ुज़ात थे जब ये इलेक्शंस AJK के फेज़ वाइज अनाउंस किए गए। हमें ये मालूम था कि जो मीरपुर के अंदर जिनको लीड दी जाएगी वही ट्रांसलेट होगा इन द अदर 2 इलेक्शंस, और वही हुआ। लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से PMLN के कारकुनान ने बैठ के ठप्पे लगाए हैं, और मेरे ख्याल है कि कल की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जो आपने देखी, अगर मैं उनको दोहराऊं तो आपके पास शायद इतना टाइम भी ना हो, जिस भरपूर तरीके से रिगिंग की गई है पोलिंग डे के पे, मैं समझती हूँ कि शायद AJK की तारीख में इतने बदतरीन इलेक्शंस कभी नहीं हुए। अच्छा, मज़े की बात यह है कि देखिए आजकल के दौर में कोई चीज़ ढकी छुपी तो रह नहीं सकती। हमने तो तकरीबन कोई 28 ऑफिशियल कंप्लेंट्स इलेक्शन कमीशन को दी हैं, जिसमें शवायद मौजूद हैं, फुटेजेस मौजूद हैं। अब इसमें इलेक्शन कमीशन को नोटिस लेना चाहिए और उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि ये तो किसी से छुपी नहीं है ना बात। इस माहौल के अंदर और इस सिनेरियो के अंदर जहाँ पर आप इलेक्शंस की जीत अनाउंस करने जा रहे हैं, और ये ज़ाहिरी बात है कि क्योंकि अब इतनी ज़्यादा लीड हो गई है PMLN की, इस फेक मैंडेट के साथ अगर आप हुकूमत बना भी लेंगे तो यू विल नॉट बी एबल टू सर्व द पीपल ऑफ दिस वैली। शर्मिला, ये जो इनकी ख्वाहिशात हैं, लोगों का मैंडेट अगर आप छीन के आप इक़्तिदार में आ भी जाएंगे तो आप इस खित्ते के अंदर, इस वैली के अंदर, इन लोगों के अंदर मजीद इश्तियाल पैदा करेंगे। शर्मिला, आप जो धांधली की बातें कर रही हैं, ऑलमोस्ट एग्जैक्ट यही इल्जामात दूसरी साइड से भी लग रहे हैं पीपल्स पार्टी पे। अब राना सना का ये कहना है कि सिंध के MNAs जो हैं वो पुलिस के साथ, सिंध पुलिस के साथ गए हैं टू इन्फ्लुएंस द इलेक्शन एंड द वोटर्स व्हाइल दे वर पोलिंग। तो उनकी तरफ से भी एग्जैक्टली वही चीजें आ रही हैं, वही इल्जामात आ रहे हैं जो आप कह रही हैं। दिस इज योर वर्ड अगेंस्ट देयर्स। आपको बताऊं, कैन आई टेल यू समथिंग? जी जी। कोई बंदूक की गोली रख के किसी को पोलिंग स्टेशन के अंदर ले जाके ठप्पे नहीं लगवा सकता। ये नहीं हो सकता। नो पुलिस ऑफिशियल इज अलाउड टू गो इनसाइड द पोलिंग स्टेशन। दूसरी चीज़ ये है कि जिस MNA की आप बात कर रहे हैं वो ऑलरेडी कुछ इश्यूज़ में रहे हैं, उनके माजी में भी उनके ऊपर हमले हुए हैं, तो ज़ाहिर बात है उनकी एक सिक्योरिटी होती है, लेकिन वो सिक्योरिटी पोलिंग स्टेशन के बाहर होती है। हम भी जाते हैं पोलिंग स्टेशन को विजिट करने के लिए, लेकिन हम किसी को बंदूक की गोली के निशाने पर रख के अंदर ले जाके वोट नहीं डलवा सकते। ये नहीं हो सकता है। और सबसे अहम चीज़ ये है कि देखिए हमारा एक कारकुन शहीद किया कि मुश्ताक शाह साहब को शहीद किया गया, और फिर उसको कहा गया कि नहीं जी उनको किसी ने धक्का दिया, उनको दिल का दौरा पड़ा और वो उनका इंतकाल हो गया। ये सारी बातें वो बातें हैं जो एक फेक मैंडेट हासिल करने वाला
फेक जीता हुआ, रिगिंग करके जीता हुआ एक पार्टी का रहनुमा बात कर रहा है। ये तमाम चीज़ें जो फुटेजेस आपके सामने हैं, जो पिक्चर्स आपके सामने, और देखिए सोशल मीडिया पे तो हर चीज़ भरी हुई है। ऑफिशियल कंप्लेंट्स हमारी जो हमने इलेक्शन कमीशन के सामने जमा करवाई हैं वो आपके सामने है, उसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया जाता? आप मुझे बताइए कि वो हल्के जिसमें पीपल्स पार्टी के स्ट्रॉन्ग होल्ड कैंडिडेट्स थे और मजबूत कैंडिडेट्स थे, जहां पर पीपल्स पार्टी ने जीतना था, वहाँ 12 बजे तक पोलिंग स्टाफ क्यों नहीं था? ये तो एक दिन पहले आना चाहिए था। अच्छा शर्मिला साहिबा, अब यहाँ से क्या होगा? पहला मरहला, उसके बाद बड़ा शदीद तुंदो तेज़ जुमलों का तबादला हुआ था, बड़ी एग्रेसिव किस्म की स्पीचेस हुई थी। उसके बावजूद ये दूसरा फेज़ हुआ, इसमें PMLN की सीटों में इजाफा हो गया। हालांकि पहले फेज़ के बाद ही आपके चेयरमैन ने कहा था कि अगर उनको रिजर्वेशंस रहे तो फिर वफाकी हुकूमत की उल्टी गिनती यानी काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। तो अब यहाँ से आगे आप क्या सियासी मंजरनामा देख रही हैं? क्या वफाक और में पीपल्स पार्टी और PMLN की पार्टनरशिप क्या ख़तरे में पड़ गई है इस इंतखाबी मरहले के बाद? अब्दुल्ला, देखिए मैं बड़ी सीधी सीधी बात आपसे करूं कि माजी में भी जब गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस हुए थे और पीपल्स पार्टी वहाँ पर भरपूर तरीके से लीड कर रही थी, एक रिमार्केबल कैंपेन चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की वहाँ पर थी और बीबी आसिफा उनके साथ थी। आप यकीन करें कि वो इलेक्शन भी चोरी होते होते बच गया। वो इसलिए बच गया क्योंकि उस वक्त हुकूमत को बजट पास कराना था और आपको याद होगा कि रिजल्ट्स अनाउंस नहीं किए जा रहे थे और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी पुट हिज फुट डाउन एंड सेड के रिजल्ट्स आप करें। और ये इस बात का खदशा उन्होंने उस वक्त भी इलेक्शन कैंपेन में कहा था कि फॉर्म 45 आप बचा लेना, 47 में ले आऊँगा, और यही हो रहा था कि 45 चोरी होने वाला था। लेकिन उस वक्त हुकूमत को ज़रूरत थी, बजट पास कराना था, हुकूमत बचानी थी, तो दे गिवन। यहाँ पर तो खुलेआम, और मैं आपको अगर एक अल्फाज इस्तेमाल करूँ कि इतने भोंडे तरीके से इन्होंने रिगिंग करी है कि वो साफ, मतलब इस ढटाई के साथ रिगिंग करी है कि उसकी मिसाल नहीं मिलती है। इस वक्त देखिए ज़ाहिरी बात है कि रिलेशनशिप इज़ वेरी वेरी स्ट्रेन्ड, और माजी में भी कभी कोई आइडियल रिलेशनशिप हमारा नहीं रहा है। वी आर टू डिफरेंट पार्टीज विद कम्प्लीटली डिफरेंट आइडियोलॉजीज। हम बिलीव करते हैं इन द पावर ऑफ द बैलेट, ये बिलीव करते हैं किसी और चीज़ के अंदर। और ये माजी की तारीख में अगर उसमें जाऊं तो मेरा ख्याल है कि बहुत बड़ी तकरीर हो जाएगी। माजी की बहुत सारे इलेक्शंस गुजरे हैं जिसमें आपने देखा है IGI बनाई गई, किस तरीके से क्या कुछ हुआ, कहाँ। वैसे शर्मिला, आज़मा बुखारी कहती हैं कि द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोविंसेस, अगर आप सिंध को देख लें या पंजाब को देख लें, दैट इज ऑल्सो एन इंडिकेटर ऑफ व्हाई पीपल वुड वोट फॉर देम and perhaps not for People's Party, but हमें आपका इस पे कमेंट नहीं चाहिए, we are short on time। जी AJ का elections has nothing to do with कराची एंड लाहौर। AJK के अपने मसाइल हैं, AJK की अपनी डेवलपमेंट के मामलात हैं। AJK के लोग जानते हैं कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के वक्त से लेके 1974 के इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन से लेके अब तक अगर किसी ने सर्व किया है टू द पीपल ऑफ दिस वैली इज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, दे नो इट। ठीक है। और जो मोहब्बत AJK के लोगों की पीपल्स पार्टी के साथ है वो किसी और जमात के साथ नहीं है। ठीक है, चलें फिर हम अब फिर आपको दोबारा ज़हमत देंगे किसी टाइम, क्योंकि एक और इशू आजकल, एक और भी इशू है, न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स वाला है ना, उस पे हम वी वांटेड टू आस्क बी श्योर ऑन टाइम। थैंक यू शर्मिला, थैंक यू फॉर योर टाइम। ओके, सो दैट्स अब हम जरा अपने कॉरेस्पॉन्डेंट के पास जाते हैं, बिकॉज वी रियली वांट टू नो द ग्राउंड रियलिटी ऑफ व्हाट्स हैपनिंग ओवर देयर। हमें ज्वाइन किया है आरिफ उर्फी साहब ने। जी आरिफ भाई, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? और हम सूरत हाल मालूम करेंगे और कि क्या रही कल पोलिंग के दिन, और जो शदीद तहफ़्फ़ुज़ात आपको पता है दोनों पार्टियां ही लगा रही हैं, लेकिन मोर सो पीपल्स पार्टी लगा रही है कि जी रिगिंग की गई है एंड ठप्पे लगाए गए हैं एंड व्हाट नॉट, उसके क्या हक़ाइक़ हैं ये भी हम जरा आंखों देखा हाल अपने नुमाइंदों से पूछेंगे। पोलिंग टर्न आउट, मतलब ये सारी जो चीज़ें हैं, वी वांट टू नो। आपको पता है ग्राउंड रियलिटी तो हमें अपने कॉरेस्पॉन्डेंट से ज़्यादा बेहतर पता चलती है, और इल्ज़ामात जो हैं, वी हैव नेवर हैड एनी इलेक्शन जिसमें कोई ना कोई इल्ज़ामात ना लगे हो। दैट इज़ अ फिनोमेना वर्ल्ड ओवर परहैप्स, लेकिन हमारे यहाँ कुछ ज़्यादा। सो वी विल जस्ट वेट फॉर आवर कॉरेस्पॉन्डेंट टू टेल अस कि एक्चुअली हुआ क्या था। मुज़फ़्फ़राबाद से आरिफ उर्फी हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा आरिफ, हमें बताइएगा, आप अब तो नताइज भी आ रहे हैं, PMLN की सीटों में इजाफा ही हुआ है दूसरे फेज़ में। पीपल्स पार्टी को पहले भी रिजर्वेशंस थी, इस मरतबा भी शदीद रिजर्वेशंस हैं। आप हमें ज़रा आंखों देखा हाल पहुँचाइए, आपके साथ ही भी दीगर हमारे
कॉलीग्स फील्ड में थे, जितने धांधली के इल्जामात एक जमात, दोनों जमातें एक दूसरे पे लगा रही हैं। आरिफ, कैन यू हियर अस? जी जी हाँ, जितने धांधली के इल्जामात दोनों जमातें एक दूसरे पे लगा रही हैं, उसका जरा आंखों देखा हाल हम तक पहुंचाइए। क्या मुतनाज़े इलेक्शन इसे कहा जा सकता है या फिर फ्री एंड फेयर इलेक्शन कहा जा सकता है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द टर्न आउट ऑफ द वोटर्स? अब्दुल्ला, इस चीज़ को हम ये नहीं कह सकते मुतनाज़े। हमें यहाँ पे कश्मीर के अंदर खुसूसी तौर पे ऐसा लगता है कि दोनों का ये आपस में किसी अंडरस्टैंडिंग के साथ थे। और यहाँ पे तो लोग ये कहते हैं कि अगर आपने मुस्लिम लीग नून को वोट देना है तो आप पीपल्स पार्टी को दे दें तो उनको पहुँच जाएगा, और अगर पीपल्स पार्टी को देना है तो नून लीग को दे दे, पहुँच जाएगा। यानी वो वहाँ पे इत्तेहादी हैं, मुजफ्फराबाद में वो इत्तेहादी हैं, गवर्नमेंट का हिस्सा हैं, वोट दे के अपोजिशन में बैठे हैं, और उसके बाद एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाना लोगों की समझ से बाहर है। हाँ, ये ज़रूर है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग का अपना अपना मौक़िफ़ है, दोनों को धांधली का जो है वो इल्ज़ाम एक दूसरे के ऊपर लगा रहे हैं। लेकिन इस वक्त तक जो वोट पोल हुआ है वो सबके सामने है, और इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि जिस तरह वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने बिलावल को शाबाश दी थी कि बिलावल भुट्टो, आपने गिलगित में बहुत अच्छी कैंपेन, हमसे अच्छी कैंपेन की और हम तुम्हारे नताइज को कबूल करते हैं, तो मुझे लगता है कि आइंदा आने वाले वक्त में वही बात उलट हो जाएगी कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मरीम नवाज साहिबा ने अच्छी कैंपेन की और बिलावल अच्छी कैंपेन नहीं कर सके, लिहाजा वो उसको तस्लीम कर लेंगे। तो अभी तक तो वाज़ेह अक्सरियत जो है वो नून लीग को हासिल है, और नून लीग सिंगल मेजॉरिटी गवर्नमेंट बनाने के पोजीशन में नज़र आ रही है। अगरचे अभी तक पुंछ डिवीजन जो है वहाँ पे अच्छा आरिफ, ये बताइएगा, यहाँ पे ज़ाहिर है एक पार्टी की सियासत होती है, दूसरा इंडिविजुअल्स की सियासत होती है, बिरादरियों की सियासत होती है, उम्मीदवारों की सियासत होती है। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द पार्टीज उम्मीदवारों को भी वोट पड़ते हैं। तो क्या PMLN का कैंडिडेट बेहतर था, उसकी बेहतर स्टैंडिंग थी जिन जिन हलकों में वो खड़े हुए थे, तो इसलिए PMLN की सीटें ज्यादा रही हैं? क्या वजह बनी PMLN की जीत की? यहाँ के लोग सदियों से इस इलाके के रहने वाले हैं, इसी ज़मीन के साथ जुड़े हुए हैं। इनका एक स्टेट सब्जेक्ट है जिसकी वजह से इनकी एक शनाख्त है। वही शनाख्त इनको कबीलों में और ख़ानदानों में तकसीम करती है। कबीलों और ख़ानदानों में, यहाँ सारी सियासत कबीलों और ख़ानदानों की है। आपको मैं अगर थोड़ा सा डेटा बता दूँ कि वही साहब जो पिछले से पिछले इलेक्शन में पीपल्स पार्टी में थे, उससे बाद वाले इलेक्शन में उन्होंने नून लीग के टिकट पे आए, और अभी फिर PTI पे आए, और अभी फिर नून लीग पे आ गए। यानी वो अपने साथ ले के चलते हैं अपने वोट को। जैसे अभी हमारा एक हल्का है जिसका अभी इंतखाब होना बाकी है, वो सिर्फ अपनी बरादरी की बुनियाद के ऊपर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत से वजारत छोड़ के सिर्फ बरादरी होने की निस्बत से वो PTI में गए, और उसके बाद अभी फिर बरादरी की निस्बत से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ साहब की मुझे नहीं समझ आती। यहाँ कहा जाता है कि बरादरी का जोर था तो दोबारा मुस्लिम लीग नून में मौजूद हैं। तो ऐसा है कि यहाँ पे वोट जो हैं वो इलेक्टेबल के साथ चलते हैं। और अगर आप जो हमें इस वक्त तक के जो नताइज मिले हैं, तो अभी तक हमें 20 से 25% से ऊपर टर्नआउट नजर नहीं आया। तो बेसिकली आपके आरिफ, आपके कहने का मतलब है कि वोट जो है वो उस इलेक्टेबल को जा रहा है, और वो किस पार्टी को ऑब्वियसली बिलोंग करते हैं और कि वो चेंज करते रहते हैं, लोगों को उस इलेक्टेबल से कंसर्न्ड है, नॉट हु इज रिप्रेजेंटिंग। थैंक यू आरिफ। जो जिस कैंडिडेट की बेहतर स्टैंडिंग है वो जिस पार्टी के हिस्से में आएगा वो कैंडिडेट जीत जाएगा। कहा भी यही जाता है ना कि जो आपके लिए काम कर रहा हो, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द पार्टी, यू वोट फॉर दैट पर्सन। अच्छा जी, पोर्ट ऑफ स्पेन में जारी वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान के दरमियान दूसरे टेस्ट के पहले दिन का खेल खत्म, और वेस्ट इंडीज ने पहली इनिंग्स में 5 विकेट पर 239 रन बना लिए, और जस्टिन ग्रीव्स 64 और रॉस्टन चेज 36 रन बनाकर विकेट पर मौजूद हैं एज वी स्पीक। और ब्रैंडन किंग ने 46 रन बनाए हैं। पहले दिन बारिश और खराब रोशनी के बायस खेल मुतासर होने से 74 ओवर्स का हो सका था खेल। और दूसरे टेस्ट में पाकिस्तानी टीम 4 तब्दीलियों के साथ बाय द वे मैदान में उतरी है। और बताते हैं आपको, टॉस वेस्ट इंडीज ने जीता, और जिन्होंने पहले बैटिंग का फैसला किया। बारिश के सबब खेल 15 मिनट तक ताखीर का शिकार रहा। पहले सेशन में सिर्फ 9.5 ओवर्स का खेल मुमकिन हो सका, जिसके नतीजे में जो सूरत हाल बनी वो भी हम आपको बता चुके हैं। वेस्ट इंडीज का स्कोर 1 विकेट पर 49 रन रहा। दूसरे सेशन में पाकिस्तानी बॉलर्स को मजीद 3 कामयाबियां मिली, और ब्रैंडन किंग 46 और
दीगर जो खिलाड़ी हैं एक 10 और फिर आमिर जुगनू 26 रन बनाकर आउट हुए। तीसरे सेशन में शाय होप ने 29 रन स्कोर किए, मोहम्मद अली का दूसरा शिकार बने और 5वीं विकेट पर जस्टिन ग्रीव्स के साथ उनकी शराकत 53 रन की रही। खराब रोशनी के सबब जब खेल खत्म हो गया तो वेस्ट इंडीज़ ने 5 विकेटों पर 239 रन बना लिए थे। इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मैच की डिस्क्रिप्शन आपने नहीं सुनी कुछ ज्यादा ही आपने एक्स्ट्रा ही दे दी है। बस उस पे रहो ना कि जी पहली इनिंग्स में 5 विकेट 39 वेस्ट इंडीज ने ये अभी तक यहाँ पहुंचे हैं, सो लेट अस स्टिक टू दैट। अच्छा जी, राशिद लतीफ हमारे साथ हैं। राशिद भाई गुड मॉर्निंग, क्या हाल है आपका? राशिद भाई, ये जो तब्दीलियां हमने की थी आर दे वर्किंग, और ख़ास तौर पे मोहम्मद अब्बास को किस बुनियाद पे हमने बाहर बिठाया? इस पे जब से बाहर बिठाया तभी से बात हो रही है सोशल मीडिया पे। तो देखिए, टेस्ट मैच खेलने के लिए सबसे पहले गेम प्लान बनाया जाता है पूरे गेम का कि किस तरह से हम खेलने जाएंगे। ये पिच फ्लैट है, अगर हम यहाँ पे तेज बॉलर खिलाएंगे कितने रन कंसीड करेगा वो बॉलर। और हमने देखा कि उबैद शाह खेले, डेब्यू हुआ, उसको मुबारक हो, लेकिन 9 ओवर्स में उन्होंने 56 रन दिए, 6.22 की इकॉनमी रेट रही। यहाँ पे अगर अब्बास होते तो वो 2 पॉइंट कुछ की देते और वो कंटेन करते, क्योंकि मोस्टली जो बॉलर बॉलिंग करेंगे वो स्पिनर थे, साजिद और अली उस्मान करेंगे, लेकिन दूसरे एंड से रन नहीं बना पाया क्योंकि मोहम्मद अली ऑलरेडी विकेट टेकिंग बॉलर हैं, वो रन भी दे सकते हैं और आउट भी कर सकते हैं, और जैसा कि उन्होंने किया। इसी तरह से सबसे मुश्किल जो काम होता है पाकिस्तान में वो प्लेइंग 11 बनाना होता है। प्रीवियस लास्ट टेस्ट मैच में अगर हम देखते हैं उसमें भी आमिर जमाल को मैं ये समझता हूँ कि गलत खिलाया गया। उन्होंने पूरे मैच में अगर देखते हैं कि एज ए बॉलर उनकी कारकर्दगी बहुत अच्छी नहीं रही। उन्होंने पहले इनिंग में 15 ओवर में 81 रन दिए, 1 विकेट ली, 5.4 की इकॉनमी रेट से, तो दोनों इनिंग में मिला के उन्होंने 120 रन कंसीड किए और पाकिस्तान 90 रन से मैच हारा है। वहां पे 4 बॉलर हैं, अगर आप प्लेइंग 11 में एक गलती करते हैं तो उसका मतलब है कि 2 गलतियां हैं, क्योंकि उसकी जगह कोई बैट्समैन आता है या कोई और बॉलर आता वो परफॉर्म करता। कल अब्बास को ना खिलाना वो समझ में नहीं आया, हालांकि हमारे जो क्रिकेट बोर्ड के सिलेक्शन कमेटी है उन्होंने यही कहा था हम अब भरोसा करते हैं डेटा के ऊपर। MVP मतलब मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर कौन होगा वो हमें ऑटोमेटिकली डेटा से पता चल जाता है। पाकिस्तान का सबसे मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर मोहम्मद अब्बास है, वो ड्रॉप हो गया। इन्होंने ये भी कहा था सिलेक्शन कमेटी ने कि हम ग्राउंड पे जाने की जरूरत नहीं है, और हमें कल ऐसा लगा कि ग्राउंड में नहीं गए, ये लाहौर से बैठ के प्लेइंग 11 बना दी है, क्योंकि MVP पे उन्होंने डेटा पे देखे टीम बनाई जो कि सरासर ज्यादती एक ऐसे प्लेयर के साथ जिसको 2021 में ड्रॉप किया गया था। 3 साल 4 महीने मोहम्मद अब्बास पाकिस्तान टीम का हिस्सा नहीं थे, और सबसे अच्छी परफॉर्मेंस देने के बाद मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर MVP पाकिस्तान टीम से ड्रॉप हो गया। तो इसी तरह से पाकिस्तान 17 टेस्ट मैचेस में 13 टेस्ट नहीं हार गया। शान मसूद की अकेले की गलतियां नहीं है, ये जो चलाने वाले हैं ना, पाकिस्तान में हमेशा प्रॉब्लम रहा है, खेलने वाले का तो रहा है थोड़ा बहुत, खिलाने वाले का ज्यादा रहा है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है, और नजर आ रहा है आपको पूरी आपकी जो टीम बनती है। देखें, अभी टीम अनाउंस हुई थी, उसमें लिखा हुआ था कि 16वें खिलाड़ी जो होंगे सऊद शकील होंगे, उसमें डॉट भी बना हुआ था कि ये जब इंग्लैंड टीम जाएगी वहां चलाएगी। ये कहाँ पे फिट होके वापस वेस्ट इंडीज ज्वाइन कर लिया टीम को, या तो पहले नहीं बोलते। तो हमें जो एतमाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे रहा है होना भी चाहिए, लेकिन हल्के हल्के हम वो खोते जा रहे हैं क्योंकि परफॉर्मेंस खराब है। ऊपर से जो क्रिकेट चला रहे हैं वो ऐसे बयान देते हैं कि उसको वो डिफेंड ही नहीं कर सकते। तो बहुत सारी चीजें, तो अब्बास का ना खेलना बहुत सभी को हैरत हुई, और हम तो बहुत अच्छा ये अब ना खेलना तो सभी को हैरत हो रही है, लेकिन 2017 में अप्रैल 2017 में डेब्यू करने के बाद इन्होंने टोटल 30 टेस्ट मैचेस खेले हैं। काउंटी में इनका इतना बड़ा नाम है, लेकिन यहाँ पे उनको मौके ना मिलना, ये भी तो, इस पे भी तो सबको हैरत होनी चाहिए। जी बिल्कुल, जैसे मैंने कहा था ये 21 में ये लास्ट शायद साउथ अफ्रीका में खेले थे, उसके बाद ये ड्रॉप हो गए थे, और उसके बाद हमने बहुत सारे, इंग्लैंड की टीम आई थी, बहुत सारे बॉलर हमने आजमाए। हारिस रोज खेले थे उस टेस्ट में, और मोहम्मद अली खेले थे, काशिफ अली आ गए थे, बहुत सारे फास्ट बॉलर, लेकिन हसन अली का कमबैक हो गया था, लेकिन इनको नहीं आजमाया गया क्योंकि ये खेलते रहे डोमेस्टिक में भी अच्छी। ये नहीं कि सिर्फ काउंटी में आउट करते हुए, ये पाकिस्तान के डोमेस्टिक में भी 40-50 आउट करते हुए आए हैं। इसी वजह से इनकी 900 प्लस फर्स्ट क्लास विकेट है, और 1000 विकेट इनके इसी साल के एंड में हो जाएंगी। मेरे ख्याल से इनके साथ काफी ज्यादती। और अगर हम देखते हैं पाकिस्तान के जो
तमाम फास्ट बॉलर हैं या जो हम पूरे 70 साल का रिकॉर्ड देखते हैं उसमें सबसे टॉप पे अगर देखें एवरेज वाइज वो मोहम्मद अब्बास हैं, जिसमें हमारे लेजेंडरी फास्ट बॉलर सारे मौजूद हैं, स्पिनर सारे मौजूद हैं, और अब्बास हमारे वो बॉलर हैं जो कि टॉप ऑफ द लिस्ट हैं और उनको ड्रॉप कर दिया गया। अच्छा, खुर्रम शहजाद को बिठा के हुमा इन्होंने मोहम्मद अली को खिलाया था। जी जी, मोहम्मद अली, मतलब ये फैसला किस किस्म का था एंड व्हाट डू यू थिंक? नहीं, मोहम्मद अली तो वो पिछला टेस्ट भी खेले थे। मोहम्मद अली, खुर्रम शहजाद, अब्बास और चारों फास्ट बॉलर हमारे खेले थे। लेकिन मोहम्मद अली लास्ट मैच में भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, फिट हैं, और साइड मैच में भी उन्होंने 5 आउट किए थे। तो उनका तो ये था कि उनको तो खेलना चाहिए। उनके साथ भी थोड़ी बहुत पास में थोड़ी बहुत ज्यादती हुई है, क्योंकि अगर हम देखते हैं यहाँ पे 2-3 मैचेस में नहीं गए थे वो खेलने के लिए, तो मोहम्मद अली तो ऑलरेडी खेल रहे थे। चलिए अब आगे की बात करते हैं। तो थोड़ा कितने रन्स पे वैसे राशिद भाई क्या होना चाहिए, मतलब अगर आप कोई कैलकुलेशन करें कि 300 के अंदर आउट कर देना चाहिए, मतलब ये हमारी विश लिस्ट है, या फिर आपको लगता है कि मैच जो है ये हाथों से निकल चुका है? नहीं, अभी नहीं निकला, क्योंकि पहले टेस्ट में पहले दिन भी वेस्ट इंडीज ने 200 कर लिए, 3 आउट हुए थे, फिर हमने आके कमबैक किया हमारी बॉलिंग ने और आके आउट कर दिया था। जस्टिन ड्रीम अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, जस्टिन ये चेज भी, रोस्टन चेज भी अच्छे कर रहे हैं। ये पार्टनरशिप इम्पोर्टेंट, वेस्ट इंडीज का ये पार्टनरशिप अच्छी लगा लेते हैं। 60-65 की हो गई है, 120 पे 4 आउट कर दिए थे, तो ऐसा लग रहा था पाकिस्तान 225 तक इनको रैप अप कर देगा। लेकिन 300 प्लस हमारे लिहाज से, हमारी बैटिंग के लिहाज से ज्यादा रन है, क्योंकि हम सेकंड इनिंग अच्छी नहीं खेलते। वेस्ट इंडीज जल्दी आउट भी हो जाए 200 प्लस, और जिस तरह से पहले दिन ब्रेक हो रही है, शार्प ब्रेक हो रही है, हमारे बॉलर ने, स्पिनर ने बॉल थोड़ी सी पीछे की है। लास्ट डे उनके पास 2 अच्छे स्पिनर हैं, वेरिकन है इनके पास और रोस्टन चेज हैं, और 200 प्लस लास्ट इनिंग में बड़ा मुश्किल हो जाएगा। Got it. बहुत शुक्रिया राशिद भाई, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। ऑलराइट, सो ये था एनालिसिस ऑफ द टेस्ट which is happening as we speak. कराची का 25 साल नौजवान ताजिर मीर रज़ा कैसे कत्ल हुआ, कातिल कौन है, पुलिस के लिए अभी तक ये केस मौमा बना हुआ है। पेशरफ्त हो रही है, बहुत सारी नई CCTV फुटेजेस भी सामने आ रही हैं। अहले खाना और ताजिर बिरादरी सरापा एहतजाज है, मुल्ज़िमान की जल्द से जल्द गिरफ्तारी का मुतालबा कर रही है। कराची के बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स, हमारे अदाकार भी अब इस मुहिम का हिस्सा बन गए हैं। एडिशनल IG कराची ने मीर रज़ा अली कत्ल वाक़े पर खुसूसी तहकीकाती टीम तश्कील दे दी है। केस में एक पेशरफ्त ये हुई है कि हलाकत से पहले रज़ा अली की एक और CCTV फुटेज मंजर आम पर आई है, जिसे केस का एक अहम हिस्सा करार दिया जा रहा है। वीडियो में मीर रज़ा को दराज से असला निकालते और गाड़ी में रखते देखा जा सकता है। मे बी ही वॉज अंडर सम थ्रेट्स और शायद उनको पता होगा, और इसके बाद वो वापस किचन में जाते हैं। CCTV वीडियो में सुबह 4:38 पे ऑलमोस्ट मिनट पर जाए वकुआ पर कुछ फासले तक रज़ा को अकेले जाते देखा जा सकता है, और उसके बाद उनके साथ क्या वाक़या पेश आया, दैट्स द रियल क्वेश्चन। तो ये जरा हम अपने कॉरेस्पॉन्डेंट से बात करते हैं कि ज़ीशान हमारे साथ हैज़ बीन फॉलोइंग अप। ज़ीशान, हमें अब तक बताइएगा कहाँ तक टाइमलाइन मिल गई हमें इस जाए वकुआ तक की, मतलब जो फुटेजेस हैं उसकी मदद से हम क्या क्या इस्टेब्लिश कर पाए हैं अब तक? जी अब्दुल्ला, जैसे कि भी आपने थोड़ी देर पहले जो ये देखा था कि 4:38 की एक CCTV फुटेज मिली है जो कि जाए वकुआ से कुछ फासले की थी, और उसके बाद में उसके अंदर रज़ा को अकेले पैदल जाते हुए देखा जा सकता है। तहम कल रात को एक CCTV फुटेज और आई है जिसने काफ़ी ज़्यादा शुकों को शुबहात पैदा कर दिए हैं और इसको एक नया एंगल दे दिया इस पूरे केस को। ये जो मैंने आपसे फुटेजेस का बताया, ये 4:38 वाली, ये 28 तारीख की सुबह की फुटेज है। अतः पूरे 24 घंटे के बाद, यानी कि तकरीबन 29 तारीख को रात तकरीबन 3:36 पे जो स्पॉट है जहाँ से इनकी लाश मिली थी, वहाँ पर एक CCTV हमारे हाथ लगी, और काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था उसके अंदर, लेकिन उस अंधेरे में बिल्कुल स्पॉट पर आके एक मोटरसाइकिल आके रुकती है जो कि तकरीबन 20 सेकंड तक वहाँ पे स्टे करती है और फिर वहाँ से चली जाती है। जब CCTV फुटेज सामने है तो तफ्तीशकारों का इस वक्त जो पूरा का पूरा केस जो है उसके शक किसी और तरफ चला गया।
अब इसको चेक किया जा रहा है कि वो मोटरसाइकिल कौन सी थी और उसे क्लू मिलने के इम्कानात बढ़ गए हैं। इस चीज़ को क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, क्योंकि एक जानिब जब वो अकेला जाता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन इस वक्त इस मकाम पर एक मोटरसाइकिल आके रुकी है, लेकिन उस पर कितने लोग सवार हैं, उस पर कौन बैठा हुआ है, ये कुछ नज़र नहीं आ रहा। लेकिन जिस तरह से जिस मशकूक अंदाज में स्पेसिफिकली उसी जगह पर आके मोटरसाइकिल रुकी है और उसी तारीख को यानी कि 29 की रात सुबह 3:36 पे बाइक रुकती है और सुबह 11 बजे रज़ा की लाश उसी मकाम से मिलती है। तो अब एक इस तरह से इसकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। कुछ अकाउंट, सोशल मीडिया अकाउंट्स रिकवर हो सके, टेलीफोन इनका किसके पास है वो रिकवर हो गया था, नहीं हो गया था? क्योंकि कुछ अजीब सी बातें भी थी ना कि इनके अकाउंट्स का ब्लॉक हो जाना या डीएक्टिवेट हो जाना, ये सारी बातें भी बहुत सारे सवालात को जन्म दे रही थी। ये बड़ा साइमल्टेनियसली आगे पीछे सब कुछ चल रहा है, तो कनेक्शन तो बन सकता है। देखिए इनके अकाउंट्स जो डीएक्टिवेट हुए थे उस हवाले से तो तफ्तीश की जा रही है। जो स्पॉट था उससे तकरीबन 200 गज़ की दूरी पे इनका मोबाइल फ़ोन मिल गया, जो कि इन्होंने एक जगह पड़ा हुआ था। वो मोबाइल फ़ोन एक मज़दूर ने उठाया और वो यूज़ करना शुरू कर दिया। जब उस मज़दूर को पकड़ा गया, मोबाइल रिकवर हुआ, तो उसने बताया कि इस मकाम से यानी कि जो स्पॉट तकरीबन 200 गज़ के फासले पे ये मोबाइल उसे पड़ा मिला था। मोबाइल मुकम्मल तौर पर फॉर्मेट हुआ था। मोबाइल को अब दोबारा उसको रिकवरी मोड पर लगा दिया गया है और जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स हैं वो उनकी जानिब से इस वक्त मोबाइल को इस वक्त चेक किया जा रहा है। इसके अलावा जो पूरा इनका डाटा निकाला गया है CDR का, तो रात को 2:30 बजे के करीब की जो ज़राए से हमारी तरफ क्योंकि अभी तक चीज़ें अंडर इन्वेस्टिगेशन ऑन गोइंग है, रात 2:30 बजे का इनका जो कॉल डाटा रिकॉर्ड है उसके मुताबिक इनकी आखिरी कॉल पर गुफ्तगू हुई है। और इसी तरीके से अब इसको बैक लूप किया जा रहा है कि CDR एक जानिब निकाल दिया गया है, उसमें जिन लोगों से इनका रब्ता था उन लोगों से रब्ता किया जा रहा है, जबकि मोबाइल फ़ोन जो मिला था उसको CTD के हवाले किया गया है, जो इस वक्त मोबाइल को रिकवर कर रही है। जिस तरह उसका डाटा था वो रिकवर करने की कोशिश कर रही है और उसका फोरेंसिक यानी कि फोरेंसिक के उसको जो तरीक़ाकार है उससे गुजारा जा रहा है। अच्छा ये बताइएगा ज़ीशान कि आखिरी फ़ोन कॉल जो थी, अब ऑब्वियसली किसी से राब्ते में थे, तो वो किसी कारोबारी से था आखिरी फ़ोन कॉल, कोई रिश्तेदार, कोई फैमिली? और दूसरा फैमिली से पता किया है कि कोई इनको ऑलरेडी कोई थ्रेट्स आते हो? मतलब ये काफ़ी कम टाइम में काफ़ी सक्सेसफुल हो गए थे। मतलब जेलसी फैक्टर भी आपको पता है ना कि होता है, तो फैक्टर्स तो बहुत से बन सकते हैं। देखिए बेशक बहुत सारे एंगल्स निकल रहे हैं। जो जैसा कि मैंने बताया कि लास्ट में जो इनकी जो 2:30 बजे की कॉलिंग आई है वो फैमिली के साथ नहीं है, लेकिन ये जो भी शख्स था उस हवाले से अब क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन ऑन गोइंग है तो उस हवाले से डिटेल्स इतनी ज़्यादा इजीली बाहर नहीं आ सकी। इसके अलावा जाहिर बात है इन्होंने बहुत थोड़े अरसे में काफ़ी ग्रो कर लिया था, तो उन सारे जावियों से भी देखा जा रहा है। एक जानिब जहाँ पे इनके ये जाते हैं और उसके बाद में इनकी लाश मिलती है, एक तो ये पॉइंट चल ही रहा है। आप जैसा कि इसके अंदर SIU स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट भी स्टेप इन कर गई है इस केस के अंदर, तो वो अब अपने जावियों से इस केस को पूरे देखें। तकरीबन 100 से ज़्यादा CCTV फुटेजेस जमा की हुई हैं मुख्तलिफ एंगल की, जो कि इनके घर से लेके इन्वेस्टिगेशन और अभी तक ये गुत्थी नहीं सुलझी है। पुलिस लगी हुई है। ज़ीशान थैंक यू आपका ज़ीशान, आप हमें अपडेट बहुत ही ट्रेजेडी है वैसे, मतलब कि किसी की इतनी कम उम्र में, छोटी उम्र में और इतना डिलिजेंटली काम करना और इतना सक्सेसफुल होना और उसका फिर एंड रिजल्ट ये होना। ऑब्वियसली एवरीबडी नीड्स टू नो कि क्यों और क्या हुआ। अच्छा जी, लेट्स टेक अ ब्रेक है, हेडलाइन ब्रेक है। ये मुझे वेलकम बैक। अमेरिका पर बड़े हमले करने की तैयारियों का ऐलान करते अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक हमले मंसूख करने का ऐलान कर दिया और ट्रंप का दावा है कि ये फैसला ईरान की जानिब से हमले मंसूख करने की दरख्वास्त पर किया गया। बेसिकली ईरान ने इसको तरदीद भी करती। What do you expect obviously? तो हमले की मनसूखी फौरी मुआहदे से मशरूत होगी और अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ मुज़ाकरात आज दोपहर से शुरू होंगे, यानी दोबारा शुरू होंगे बेसिकली, और ईरान के साथ राब्ते मुज़ाकराती फ्रेमवर्क के तहत हो रहे हैं। सो वो होपफुल लग रहे थे कि वी आर बैक इन बिजनेस। अपना होर्मुज़ पर मुआहदा मौजूद है और एटमी हथियारों के खात्मे पर भी मुआहदा होगा। ईरान पर हमला होता तो ये दूसरी जंग अजीम के बाद सबसे बड़ा हमला होता है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कल फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर से भी टेलीफोन पर बातचीत की। इससे पहले
सऊदी अरब और तुर्की के वज़रा ख़ारजा से भी उनकी गुफ्तगू हुई है। इराक़ची ने वाज़ेह किया कि अमरीका और इसराइल के किसी भी नए हमलों पर इलाकाई ममालिक अगर हिस्सा बने तो ईरान फैसला कौन और सख्त जवाब देगा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि जिस याददाश्त पर दस्तखत हुए वो शूरा काउंसिल के इज्तिमाई दानिशमंदी का नतीजा है। याददाश्त मुस्तक़बिल में ईरान की खारिजा पॉलिसी की बुनियाद बनेगी। जमील अहमद खान साहब हमारे साथ हैं, साबिक सफ़ीर हैं। लेट्स टॉक टू हिम एंड ट्राई टू मेक सम सेंस वेयर द वॉर और नॉट वॉर, इसको क्या कहेंगे, वेयर डू दे स्टैंड। जमील अहमद खान साहब, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है आपका? लेटेस्ट तो हमने बता ही दिया, अब ज़रा आप हमें बता दें कि ये दुनिया में जब जंगें होती हैं इसी तरह ही चलता है मामला, मतलब हॉट एंड कोल्ड चल रहा होता है। और ऑनेस्टली हमें अब ये लगना स्टार्ट हो गया, अगर दुनिया को तेल की कीमतों की वजह से ये असरअंदाज ना कर रहा होता तो शायद द वर्ल्ड माइट हैव लॉस्ट इंटरेस्ट इन दिस बाय नाउ। वेरी ट्रू। सुबह बखैर और आपके मदद करने का बहुत शुक्रिया। बेसिकली देखें, पूरी की पूरी दुनिया एक इस्तराब में है और आपने उसका जिक्र कर दिया फ्यूल के बारे में। लेकिन सिर्फ फ्यूल ही नहीं है, सिर्फ पेट्रोलियम मसनूआत नहीं है, इसमें फर्टिलाइजर है, इसमें हीलियम है, इसमें पोटेशियम है, इसमें पूरी सप्लाई चेन है। तो दुनिया एक अजाब एक कर्म में मुब्तला है। लेकिन असल प्रॉब्लम है कि जो डोनाल्ड ट्रंप में एक जो तजब्जुब है, जो एक उनको अपने आप के बयानात 6 दफा, तो मुझे याद है कि 6 दफा उन्होंने बस रात को बम्बार्डमेंट करनी थी और तहजीब व तमद्दुन मिटा देना था, और उसके अलावा बाकी हमलों के बारे में जिक्र करते रहे और 6 दफा उन्होंने चेंज किया। उसकी वजह क्या है? जाहिर है व्हाइट हाउस है, एक दुनिया का बहुत बड़ा मुल्क है, वहाँ प्रेसिडेंट को बहुत सारे इख्तियारात हैं जो कि अब अमेरिकन सोचने पर मजबूर हो गए हैं, खास तौर पर डेमोक्रेट्स के इन इख्तियारात को किस तरह कर्ब किया जाए। 2 दफा 3 दफा बल्कि कांग्रेस में और सेनेट में उन्होंने मूव किया है कि इख्तियारात को कम किया जाए। एक वोट से डोनाल्ड ट्रंप उसको सबकत लेते रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की अपनी सूरत हाल देख लें, जो 2 दिन पहले की इकोनॉमिस्ट की सर्वे है, 63% उनकी गिरावट हुई है। उनको लोग कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन सही नहीं चला रहे हैं, और लोग बता रहे हैं कि वियतनाम की तरह, अफगानिस्तान की तरह, इराक की तरह ये बिल्कुल अनबिलीवेबल, अनडिलीवरेबल वॉर है। और हिस्ट्री इज अगेन रिपीटिंग। अगर आपने, जो आप कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब, अगर आपने ये किया तो वो ही दलदल आ जाएगी सामने। और अमेरिका पहले ही उसकी हालत, जो इस वक्त जितनी डेट है अमेरिका की $49 ट्रिलियन, वो अभी आपस बाहर डॉलर डोमिनेशन कम होती जा रही है। तो बहुत सारे प्रेशर्स आ रही हैं, और ये जो फैसला साजी है, हम पहले भी इस पे थोड़ा सा इशारा दे चुके हैं आपके नाजरीन को, ये फैसला साजी अभी स्ट्रक्चर्ड तरीके से नहीं हो रहा है। ये फैसला अमेरिका में, ये फैसला साजी अब हो रहे हैं, एक छोटी सी टीम है, किचन कैबिनेट है, और ये उनके लोग। अच्छा डॉक्टर जमील, हम वाकई अब जानना चाहते हैं, क्योंकि ये इतनी दफा यही मरहला आ चुका है कि हमला हो रहा है, फिर मुज़ाकरात हो रहे हैं, हमला होने वाला है, फिर मनसूख होता है, फिर मुज़ाकरात हो रहे हैं। अब जब दोबारा हमला होने वाला था और मनसूख हुआ, उधर ईरान और ओमान के भी आबना हुर्मुज़ के इंतज़ाम पे मुज़ाकरात चल रहे हैं। आपको लगता है कि 2-4 रोज़ अगर ये हमले रुके रहे और बातचीत के लिए कोई वाकई सीरियस राह हमवार हो सकती है, या फिर दिस इज जस्ट अनदर पॉज? चंद हकायक पेश कर देता हूं कि क्या मजबूरी है कि इस जंग को बंद करना पड़ेगा। हकीकत ये है, जो कि फिगर्स अब आ गई हैं और वाशिंगटन पोस्ट ने और मीडिया ने शाया कर दी हैं, कि 2300 के करीब थॉट्स थे, जो कि अब 827 रह गए हैं टोटल। ये फॉक्स न्यूज की भी खबर है, और इसमें कहते हैं कि मिसाइल्स हैव बीन कंज्यूम्ड फास्टर देन इट कुड बी रिप्लेस्ड, यानी कि फैक्ट्रियों की कैपेसिटी है। वाज़ेह है कि व्हाइट हाउस में तमाम जो असलहा साज फैक्ट्रियों के मालकान को बुलाया गया था और उनसे कहा गया था कि किसी तरीके से आप इसको प्रोडक्शन को बढ़ाएं। नहीं हो सका, क्योंकि उसकी एक लिमिटेशन होती है। बल्कि फोर्ड जैसे कार की कंपनी को कहा गया कि जी आप कोई डाइवर्सिफिकेशन करें असला। तो एक तो हकीकत ये हो गई। दूसरी हकीकत ये है कि जितने नुकसानात बताए जा रहे हैं अमेरिका की तरफ से, जो सैटेलाइट इमेजिनरी शाया कर दी है बड़े बड़े दुनिया के मीडिया हाउसेज ने, और उसकी वजह से अमेरिका ने रिक्वेस्ट करके गूगल से वो टर्मिनल खत्म करवाई हैं कि ईरान जब हमें पे मिसाइल मारता है तो नुकसानात दुनिया को न दिखाए जाएं। तो उसमें जो काफी दर्जनों के हिसाब से, ईरान तो बहुत ज्यादा क्लेम करता है, दर्जनों के हिसाब से अमान में सिर्फ
ये जो 5 दिन पहले हमला किया ईरान ने, उसमें उसके सोल्जर्स अमेरिका के मारे गए हैं। उन्होंने अपने बेस से हटाकर रहाइशगाहों पे रखा हुआ था, बिल्कुल निशाने पर, पिन पॉइंट निशाने पर ईरान ने ये और निशाने की। तो जो नुकसानात अपनी जगह पर, इन्वेंट्री अपनी जगह पर कम हो रही है। 27 में से 17 बेसिस पे पहले भी निशाने बन चुके हैं और वो बेसिस जो है उसमें नुकसानात हुए हैं। तो अमेरिका को भी इस चीज का इदराक है, लेकिन बेचारा अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप क्या करें? दुनिया की सबसे सुपर पावर होने की, अस्करी पावर होने का ज़ौम है, उस ज़ौम को किस तरह खत्म होने दिया जाए? कोई तो फेस सेविंग चाहिए। लिहाजा आपने जिक्र किया ओमान और ईरान की जो ये गुफ्तगू हो रही है, ये एक फेस सेविंग प्रोवाइड करेगी। और डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि आज दोपहर से दोबारा मुज़ाकरात शुरू हो जाएंगे, जो कि चांसेस नजर आ रहे हैं कि आज से शुरू हो जाएंगे मुज़ाकरात, और उसका स्ट्रक्चर और फ्रेमवर्क वही 14 पॉइंट है। अच्छा जमील साहब, जब ये क्योंकि इतने बीच में पॉजेज आते हैं, जंग दोबारा स्टार्ट हो जाती है, फिर मुज़ाकरात होते हैं, डिफरेंट मुल्कों में होते हैं, कभी दोहा में बात हो रही है, कभी ओमान में बात हो रही है, बात स्टार्ट हुई थी स्विट्जरलैंड से। जब ये बात होती है वहाँ कुछ अग्रीमेंट्स भी होती हैं, मतलब क्या जब जंग दोबारा से शुरू होती है तो पीछे जो गेन्स होते हैं, जो भी इन्होंने गेन किया होता है बातचीत से, क्या वो लूज हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ता है, या फिर जो अग्रीमेंट्स हो गई होती हैं वो तय पा गई होती हैं और फिर आगे चलो, फिर थोड़ी देर के लिए जंग होती है, उसके बाद दोबारा बातचीत होती है? हाउ डज दैट वर्क आउट? वो डिपेंड करता है कि कौन सी ताकत जो है ज्यादा अपने कदमों पर खड़ी है और सबकत दिखला रही है। इस वक्त तो ईरान अपने कदमों पे खड़ा है, ठीक है, ताकत तो अमेरिका की है। अगर अददी लिहाज से, आर्म्स एमुनेशन के लिहाज से, सोफिस्टिकेशन के लिहाज से इजराइल और अमेरिका मिला के दुनिया के बहुत बड़े सोफिस्टिकेटेड कंट्री हैं और एक उसमें सुपर पावर है, उसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन ईरान ने ये बता दिया कि एक मिडिल पावर कंट्री होने की हैसियत से किस तरह वो नाको चने चबा सकता है अपना नुकसान कराने के बावजूद। 1,20,000 बिल्डिंग अपनी खत्म करवाई है उन्होंने, नुकसान करवाया है, कोई 4,000 अफराद को शहीद करवाया है, फिर भी वो जो रेजिस्टेंस दे रहे हैं वो एब्जॉर्प्शन का लेवल नहीं है अमेरिका का, अमेरिका के लोगों में वो नहीं। और दूसरा आपने कहा कि ये घड़ी में तोला घड़ी में माशा, यानी बार बार क्यों ये आपके नाजरीन जानना चाहेंगे क्यों फैसले चेंज होते हैं। लेकिन पहले मैं ये बताता चलूं कि आगाज आज दोपहर से वहीं से शुरू होगा जहां 14 पॉइंट को छोड़ा गया था, इसलिए कि ईरान ने कह दिया है कि हम यकीन नहीं करते, हम उधर से ही शुरू करेंगे, और इसीलिए ये बात उधर से ही शुरू हो रही है जो 14 पॉइंट की बात है। असल मामला क्या था? असल मामला वो जो पॉइंट नंबर यानी कि क्लास नंबर 5 था, जिसमें आबनाए हुर्मुज़ के बारे में वाज़ेह लिख दिया था कि मैनेजमेंट वुड बी डन बाय ईरान, और ईरान जो है वो ही 30 दिन में मायने क्लियर करेगा समुद्री, और साथ में 60 दिन में अपने पड़ोसियों से मिलके, ओमान से मिलके लाया अमल बनाएगा फॉर दैट मैनेजमेंट। लेकिन नोट ऑल तो ईरान उसी को बना रहा था। उस इंटरप्रिटेशन के लिए आपको याद होगा कि जब जॉइंट स्टेटमेंट पाकिस्तान और कतर ने स्विट्जरलैंड में दिया था पहले टेक्नोक्रेट्स के राउंड के बाद, तो उसमें 3 बड़ी वाज़ेह पॉइंट कही थी उन्होंने। एक कहा था कि डी कन्फ्लिक्शन सेल बनना चाहिए, दूसरा कहा था लाइन ऑफ कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश होनी चाहिए। आज की मीटिंग के बाद मैं समझता हूं कि उसको जल्द अज जल्द वो करेंगे, ताकि आइंदा वो हरकत ना हो जो कि 3 जहाजों पर सऊदी अरब और कतर और एक और जहाज पर हमला किया था जब पासदारान ने, उसके बाद बम्बार्डमेंट शुरू हो गई थी। तो मैं समझता हूं कि मीडिएटर का रोल भी आज के बाद उससे मजीद फाल होना शुरू हो जाएगा। तो हम बेसिकली जमील साहब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आज जो राउंड होगा ओमान और ईरान के बीच में, वो बेसिकली हुर्मुज़ के नए रूट्स जो हैं उस पे कोई बातचीत होगी और एग्रीमेंट होगी। तकरीबन ये खबरें तो यही आ रही हैं कि इट हैज ऑलमोस्ट बीन फाइनलाइज्ड। जी, वो कह रहे हैं कि ये इंटरप्रिटेशन जो रूल 5 की है ना, वो नेगोशिएशन बायलैटरल इस वक्त चल रही है ओमान और ईरान की। उस बायलैटरल रिलेशन को आप पढ़ें, जो क्लास नंबर 5 14 पॉइंट के जो MOU साइन हुआ है, उसके तहत यही कहा गया है कि दोनों मुल्क आपस में डिसाइड कर ले। ये अमेरिका ने इसमें बीच में थोड़ी सी वो बेईमानी करने की कोशिश की थी, सॉरी मैं ये लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, वो बेईमानी ये करने की कोशिश की थी कि
सदर्न रूट को अमेरिका चाहता था कि अपने कंट्रोल में रखे, ओमान को मिला के। जी ईरान ने कहा कि आपने मैनेजमेंट हमें दी हुई है, सदर्न नॉर्दर्न की बात नहीं है, कंट्रोल हमारा होगा, जो क्लास 5 में है उसको आप इंटरप्रेट कर लें। तो वहां से मामला और वहां से खराबी हुई है। बहरहाल अच्छी नवीद ये है कि ऑयल की कीमत 5% आज कम हो गई है, 63 पे आ गए, 63.85। उम्मीद है कि हमारे वतन अजीज के लोगों को भी उसका फायदा पहुंचेगा। जो आपने बात कही थी चलते चलते ये मैं बतलाता चलूं कि अमेरिका की एक मजबूरी है, जोइश लॉबी या जो इजरायली लॉबी है, वो जोइश लॉबी नहीं कहना चाहिए, इजरायली लॉबी, सहूनी लॉबी, वो वहां मामला ऐसा है कि वो गुब्बारे में जिस तरह एक तरफ से दबाते हैं तो दूसरी तरफ फूल जाता है। तो जब बार बार प्रेशर ज्यादा पड़ता है, नेतन्याहू भी तो अभी होके गए हैं ना व्हाइट हाउस से, वो होमवर्क करने के बाद गए हैं, जो लॉबी है इजरायली लॉबी, उसके बाद, और वो जब प्रेशर डालती है तो कल मार्को रूबियो भी यही कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की लीडरशिप में अमेरिका वुड ऑलवेज स्टैंड विद द जूस पीपल। वो इसलिए कि उसके कॉन्फिडेंस को लूज इसलिए नहीं करना चाहते हैं जूस लॉबी को कि उनके बहुत ज्यादा श्राद्ध की हुई है उस तमाम इदारों में और कांग्रेस में, और मुतजलजल हो जाती है हुकूमतें अगर इजरायली लॉबी कमजोर जरूर हुई है, खत्म नहीं हुई है अमेरिका में, जिसकी वजह से आप ये जब भी देखती हैं तो ये बड़ी कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड किस्म की जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप है, जिसमें 2 फरीक नहीं, जिसमें 3 फरीक नहीं, जिसमें 4-5 फरीक आ गए हैं, और जिसकी वजह से ये मामला बार बार उलझ रहा है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, उसी को कंक्लूजन में अगर कह दिया जाए कि अब ये दुनिया की मजबूरी तो है ही है, अमेरिका की मजबूरी ज्यादा होती जा रही है। बेशक ऐसा ही लग रहा है कि अमेरिका नाउ सीम्स टू बी अंडर प्रेशर टू रैप दिस अप as well. Dr. Jameel Ahmed Khan साहब, thank you so much for your time as always. बड़ी अच्छी तरह समझा देते हैं कि एक्चुअली जब हम कल बात कर रहे होंगे तो कोई नए हमले नहीं हुए होंगे, और जो आज पेशरफ्त हुई है उससे कोई मुस्बत नतीजा निकलेगा। उम्मीद तो हमें यही है। और पाकिस्तान, एक और खबर जिसकी अपडेट है हमारे पास, हमने उस दिन जुम्मे वाले दिन भी आपको बताया था, ये अफसोसनाक वाक़या हुआ था। पाकिस्तान में वाक़ दुनिया की 12वीं बुलंद तरीन चोटी ब्रॉड पीक हादसे में दुनिया के लेजेंडरी कोपहमा निर्मल प्रजा दीगर 9 कोपहमाओं के साथ ज़िंदगी की बाजी हार गए हैं। पहले तस्दीक नहीं हो रही थी, अब कंफर्म कर दिया गया है। अब तक 8 कोपहमाओं की लाशें मिल चुकी हैं। सुहेल शकी समेत 2 कोपहमाओं की तलाश अभी जारी है। कोपहमाई की दुनिया में इसे एक इंतहाई दुख भरे हादसे के तौर पर देखा जा रहा है डेफिनेटली, और बड़ा लोग इंटरेस्टेड और इन्वेस्टेड भी हैं टू नो कि एक्चुअली इधर हुआ क्या। 10 रुकनी बैनुल अक़वामी कोपहमाओं की टीम जुमेरात की सुबह 9:30 बजे के करीब ब्लॉक के कैंप 2 से कैंप 3 जाते हुए एवलॉन्च की जद में आ गई, और मगर नामालूम वजूहात की बिना पर हादसे की इत्ला जो है वो पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ को रात 8 बजे दी गई, और अंधेरा होने के बायस रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो भी अगली सुबह ही शुरू किया जा सका। ये कोई भी कोपहमा जो है और जिनसे हम भी अपने बात करते हैं वो बताते हैं कि इट्स अ वेरी रगेड, वेरी रफ एक्टिविटी, और उसमें कोई हादसा हो जाए तो ये नहीं कि इंस्टेंटली इधर से उधर जो है वो इन्फॉर्मेशन जारी होती है। इट डज टेक टाइम, और बहुत देर तक तो पता भी नहीं चलता। इनफैक्ट अगर रेस्क्यू टीम्स पहुंच भी जाएं तो इट्स लाइक वाइट ब्लाइंडनेस होती है, मतलब इट्स स्नो एवरीवेयर, और एवलांच की जद में अगर कोई आ जाए फिर तो देन इट बिकम्स इवन मोर डिफिकल्ट। हलाक होने वालों में नेपाल के मारूफ कोपहमा निर्मल प्रजा, उनके दीगर साथी भी शामिल हैं। 5 नेपाली शेरपा भी हैं, इनके भी हमराह थे, और ओमान और अमेरिका के खातून कोपहमा, चीन और पाकिस्तान के कोपहमा सुहेल सखी जिनका हमने जिक्र किया वो भी शामिल हैं। निर्मल प्रजा ने दुनिया की बुलंद तरीन 8000 मीटर की तमाम 14 चोटियों को सिर्फ 189 दिन में सर करके आलमी रिकॉर्ड कायम किया था। सो ही वाज अ सेलिब्रेटेड माउंटेनियर, और इस गैर मामूली रिकॉर्ड का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इससे पहले ये रिकॉर्ड 7 साल की मुद्दत में कायम किया गया था, और इन्होंने लिटरली आधे साल से कुछ अरसे ज़्यादा में ये रिकॉर्ड कायम कर लिया था। 189 दिनों की हम बात कर रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा उन्होंने नेपाली शेरपास की टीम के साथ तारीख में पहली K2 को विंटर्स में सर करने का एजाज जो है वो भी हासिल किया था, मतलब और वो दुनिया के सबसे ज्यादा कितनी 57 बार।
8000 मीटर की तमाम 14 पीक्स को सर कर चुके हैं। He has done it 57 times। एक्सपीरियंस का एक बहुत लेवल था, लेकिन ये ऑब्वियसली अगर एक नेचुरल कैलेमिटी या डिजास्टर आपके सामने आ जाए तो एक्सपीरियंस भी कुछ नहीं कर सकता। इसमें मैंने एक और चीज़ भी मेंशन करनी है, जब दुनिया वाज वेटिंग विद बेटेड ब्रेथ टू फाइंड आउट कि ये जिंदा है कि नहीं है, और ऑब्वियसली ये सारी बातें जो चल रही थी पिछले कुछ दिनों से, तो तब फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर आपको पता है कि बहुत से रिपोर्ट्स आना स्टार्ट हो जाती हैं, स्कैंडल्स बनाना शुरू कर देते हैं, और उनमें एक स्कैंडल ये भी था सोशल मीडिया पे कि पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ टुक टू लॉन्ग टू सेंड देयर सर्च एंड रेस्क्यू टीम्स। मतलब कुछ टू लॉन्ग तो तब होगा ना जब पता चलेगा कि हो गया और उस पर बैठे रहें। जिस वक्त पता चला पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ को तो उन्होंने फ़ौरन से स्टार्ट कर दिया, लेकिन इफ़ इट टुक सो लॉन्ग फॉर देम टू इवन फाइंड आउट कि कुछ हो रहा है। आपको पता है ये सब सुबह हुआ, पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ को रात को पता चला, सो वो तो नेचुरल एक पॉज आ ही गया, क्योंकि जब पता ही ना हो कि कुछ हो रहा है तो कैसे कोई सर्च एंड रेस्क्यू कर सकता है। इसलिए प्लीज़ ये रिफ्रेन किया करें इतनी ट्रेजिक सिचुएशन में। हम तो कहेंगे ना कि मतलब इतनी कंसर्निंग सिचुएशन बनी हुई है। आउट ऑफ नोवेयर। खैर, इस गैर मामूली कामयाबियों का हम जिक्र कर रहे थे निर्मल की, और इन पे एक दस्तावेजी फिल्म भी बन चुकी है। अब अंदाज़ा होता है कि कोपहमाई किस कदर ख़तरनाक और जान झोंकों का काम है कि जब आपका इतना एक्सपीरियंस हो, इतना तजर्बा हो, लेकिन फिर भी आप नेचर के आगे हथियार डाल देते हैं। मतलब हथियार क्या डाल देते हैं? You don't have a choice. You don't have a choice. Can happen to you no matter what your experience is at any moment. बिल्कुल। और जब वो सक्सेसफुली वापस आते हैं, जैसे नाइला कियानी हो या कोई और भी, हमारे शो पे इतने आते रहते हैं, शहरोज काशिफ, जब वो वापस आ जाते हैं तब हम उनसे बात करते हैं तो उनकी बातों से शायद हमें ये गलत फहमी होती हो कि ये काफ़ी आसान होगा और ये करके आ जाते हैं, ऑल्दो नहीं वो हमें बताते हैं, बट एक्चुअली निसार अब्बास से हमारे साथी हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्कर्दू से। निसार, सबसे पहले तो ये बताइए कि एग्जैक्टली कब हुआ, ये टीम कब निकली थी, हादसे की खबर कब पहुंची, कैसे पहुंची, और क्या हुआ यहाँ पे? हाँ जी, अफसोसनाक वाकया जुमरात के रोज़ उस वक़्त पेश आया जब 10 रुकनी कोहपेमाओं की टीम, जिसमें 6 नेपाली कोहपेमा थे और अमेरिकन एक कोहपेमा, चाइनीज़ कोहपेमा, ओमान की खातून कोहपेमा और पाकिस्तानी सुहेल सखी, ये जो है वो 8047 मीटर बुलंद और दुनिया की 12वीं बुलंद चोटी ब्रॉड पीक की मुहिमजोई कर रहे थे कि कैंप 2 से कैंप 3 की तरफ जाते हुए समिट पुश के दौरान ही एवलांच आया है। और एवलांच क्योंकि बहुत बड़ा था और वो उनके ये 10 जो कोहपेमा मुहिमजोई कर रहे थे वो उसकी जद में आ गए, और फ़ौरन ही उनका जो राबिता है बेस कैंप के साथ, जहां पे इनकी ऑपरेशनल और मैनेजमेंट टीम होती है, उनके साथ राबिता मुनक़ता हो गया। फ़ौरन जो बेस कैंप में की मैनेजमेंट टीम थी और उसमें मुकामी कोहपेमा भी थे, वो फ़ौरन रेस्क्यू के लिए ऊपर चले गए। लेकिन बदकिस्मती से एवलांच इतना बहुत बड़ा था, इतना ज़्यादा बड़ा था और इतना ज़्यादा फैला हुआ था, तकरीबन 900 मीटर के एरिया में फैला हुआ था कि फ़ौरन उनको ढूंढना मुश्किल हो गया। और सैटेलाइट डिवाइसेस के ज़रिए फिर 3 जो कोहपेमा है उसमें ओमान की खातून कोहपेमा और उसके साथ 2 नेपाली कोहपेमाओं की फ़ौरन निशानदेही हुई थी, लेकिन वो फोत हो चुके थे, हलाक हो चुके थे। उनकी लाशें फिर बेस कैंप में लाई गई और वहाँ से यहाँ स्कर्दू जो है वो हेलीकॉप्टर के ज़रिए मुंतकिल की गई। मेनवाइल नेपाल से भी माहिर कोहपेमाओं की टीम जो है, जो रेस्क्यू के माहिर हैं, वो भी पहुँच गए। और उसके साथ पाकिस्तान के जो मशहूर कोहपेमा हैं सरबाज खान, वो भी हेलीकॉप्टर के ज़रिए, आर्मी एविएशन के ज़रिए जो है वो बेस कैंप पहुँच गए। इन दोनों की क़यादत में इस वक्त वहाँ पे ऑपरेशन जारी है। हाँ, ये जो ऑपरेशन जारी है उसके हवाले से हमें बताएं, क्योंकि ब्रॉड पीक जो है वो वैसे ही एक बड़ी मुश्किल चोटी है, बड़ी मुश्किल जगह है, तो रेस्क्यू ऑपरेशन में किस तरह की मुश्किलात जो हैं वो पेश आ रही हैं? वाकई के फ़ौरन बाद पहली मुश्किल तो कोहपेमाओं की तलाश का काम था। जदीद डिवाइसेस और ड्रोन के ज़रिए ये मुश्किल हल हुई और कोहपेमाओं के मुकामात की निशानदही मुमकिन हुई। दूसरी मुश्किल इन तक पहुँचना था, क्योंकि एवलांच के 22 आसपास की बर्फ़ हिल चुकी थी और दोबारा एवलांच आने का ख़तरा पैदा हुआ था। इन मुश्किलात में रेस्क्यूअर्स ने अपना काम जो है वो जारी रखा है। अब कल ग्राउंड टीम ने मौसम और एवलांच के मुमकिन ख़तरात की मुकम्मल जांच पड़ताल के बाद कोहपेमाओं की लाशों को कैंप 1 पहुंचा दिया है, और जहां से आज जापानी कैंप पहुंचाया जा रहा है, जहां से हेलीकॉप्टर के ज़रिए स्कर्दू शिफ्ट किया जाएगा।
अच्छा निसार साहब, अब आजकल सीज़न है तो इलाके में और भी बहुत से कोपहमा टीमें होंगी जो वहाँ कर रही होंगी सर पहाड़। किन किन पहाड़ों पर मुहिम जोई एक्चुअली इन दिनों की जा रही है? जी, कोहपेमाई तो तमाम पहाड़ों पर 8,000 से बुलंद और 8,000 से जो कम बुलंद पहाड़ हैं उन सब पे मुहिम जोई जारी थी और इंटरनेशनल क्लाइंबर्स जो है वो मुहिम जोई में मसरूफ़ थे। लेकिन इस अफसोसनाक वाक़े की इतला मिलते ही K2 की मुहिम जोई में जितने भी कोहपेमा थे उन्होंने अपनी जो है वो कोहपेमाई मनसूख कर दी और बल्कि कुछ कोहपेमा तो आलमोस्ट समिट के करीब पहुँच चुके थे, बोटल नेक का एरिया क्रॉस वो कर चुके थे। उसके बावजूद उन्होंने जब ये इतला अफसोसनाक वाक़े की इतला मिली तो वो फिर वापस नीचे उतरे और आला इंसानी इक़दार का मुजाहरा करते हुए वो फिर वहाँ बेस कैम्प में पहुँचे और इस वक्त 12 के करीब जो है वो गैर मुल्की और मुकामी कोहपेमा मलबे से लाशें निकालने के काम में मसरूफ़ हैं और उस इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा डाल रहे हैं। इसी तरह गशाब्रुम और गशाब्रुम 2 और गशाब्रुम 1 में भी कोहपेमाओं की बड़ी तादाद वहाँ पर भी मौजूद है, क्योंकि K2 और ब्रॉड पीक आमने सामने है तो K2 से कोहपेमा जल्दी यहाँ पर पहुँच सकते थे। वो सारे फिर अपनी मुहिम जोई मनसूख करके यहाँ पहुँच गए। व्हाट अ ट्रेजेडी। बहुत शुक्रिया निसार अब्बास फॉर अपडेटिंग अस। और अंदाज़ा करें कि मतलब इनमें जो फर्स्ट टाइमर्स थे जैसे कि ओमान की जो फीमेल क्लाइंबर थी, माउंटेनियर थी, वो भी जान से गई और कितने उम्मीदों के साथ और कितनी मेहनत और प्रैक्टिस पता नहीं क्या क्या करके तैयारी के बाद पहुँचे होंगे और पूरे मुल्क की दुआएं इनके साथ होंगी। देयर वर सो मेनी अदर्स एज वेल। और फिर जिस तरह हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट बता रहे हैं कि ये कितनी मैसिव एवलांच था, 900 मीटर, मतलब कि nobody really has a chance against it. That's the thing. You know, जवान लोग हैं सारे, they have their lives. And experience सोचें कि कितना था, but then experience also comes to nothing जब नेचर ने फैसला कर ही लिया हो कि क्या होना है। अच्छा जी, इंग्लैंड के जी मशहूर फुटबॉलर, अभी तो सारों को नाम याद ही होंगे क्योंकि अभी तो फीफा ख़त्म हुआ है, तो नाम है इनका जूड बेलिंगहम। उन्होंने द 100 लीग जो इस वक्त इंग्लैंड में हो रही है उसके एक मैच के दौरान पाकिस्तानी कप्तान फातिमा सना से मुलाकात की और फातिमा सना से भी मुलाकात की और साथ ही उन्होंने उस्मान तारिक से भी मुलाकात की। और बाय द वे इनका ये कहना है कि इनकी फेवरेट स्पोर्ट टू वॉच है ना बेलिंगहम की, वो क्रिकेट है। तो वो पहुंच गए वहाँ और उन्होंने क्रिकेट देखी और साथ मुलाकात की और फातिमा सना ने ये मौका हाथ से नहीं जाने दिया और साथ जल्दी से कुछ खेला भी और ऑटोग्राफ भी ले लिया। तो उन्होंने कहा ऑटोग्राफ तो ले लेना। सो आई जस्ट लाइक द फैक्ट कि हमारी पाकिस्तानी स्पोर्ट्स पर्सन्स जो हैं व्हेन दे डू वेल एंड दे आर सो टैलेंटेड, दे आर पिक्ड अप बाय द 100 इन डिफरेंट टीम्स और उसके बाद ये अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। एब्सोल्युटली। तो हमें खुशी हुई, हमने कहा हम आपको ज़रूर ये ज़रा कुछ विजुअल्स दिखाएं। ऑलराइट, हम आपसे इजाज़त लेंगे, मुलाकात करेंगे कल इंशाल्लाह। हैव अ ग्रेट डे, बाय।